नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। ये सेशन जो है हमारा वो है टीएमटी सीरीज़ का एक हिस्सा है, ठीक है। टीएमटी सीरीज़ इसको मैंने 3 मिनट रखा था, अब ये 10 मिनट टॉपिक सीरीज़ है, ठीक है। 10 मिनट टॉपिक सीरीज़। इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लग रहा है कि हमको आ सकता है, उस पे थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर मेरा रिटर्न में कोई मटेरियल है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, आज हम किस बारे में बात करें? न्यायिक सक्रियता, ठीक है। न्यायिक सक्रियता। आप लोगों को पता है कि जो हमारा शक्ति के पृथक्करण का नियम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है कि कार्यपालिका के पास शक्ति रहेगी, एक होगा न्यायपालिका के पास शक्ति रहेगी, और एक होता है विधायिका के पास रहेगी। तीनों का अपना-अपना कार्यक्षेत्र है, तीनों एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में या अभी जो है ये न्यायपालिका बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई है, सक्रिय हो गई है, और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है किसी भी डिसीजन में, किसी भी क्षेत्र में इसका जो है महत्वपूर्ण रोल है। तो देखिए प्रश्न क्या है? प्रश्न है क्या न्यायिक सक्रियता एक दो-धारी तलवार है, ठीक है। दो-धारी तलवार न्यायिक सक्रियता को कहा जा रहा है। इस पे शॉर्ट नोट लिखना था। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने किस तरीके से इसको लिखने की कोशिश किया है। न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को प्रदर्शित करता है, क्योंकि देखिए संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, और किसी भी नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है। मान लीजिए इस अधिकार का हनन होता है, ठीक है। कोई भी इसका हनन कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रशासन हनन कर सकता है, ठीक है। विधायिका हनन कर सकती है, कोई मतलब और भी अदर सेगमेंट कोई भी अगर इसका हनन करता है तो बचाने कौन आएगा? न्यायपालिका आएगा। तो न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को प्रदर्शित करता है। जिस इसका आरंभ मैंने बताया यूएसए में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। और भारत में ये 1986 में पीएन भगवती जी ने इसकी शुरुआत की थी। फिर देखिए उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैंने लिखा है कि इसका उद्देश्य जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने का, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 131, 132 और मूल अधिकार की सुरक्षा, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 32, 31 टू 26, ठीक है, इसकी सुरक्षा करना। तो यहाँ पे आर्टिकल का उल्लेख आप लोगों को करना है। देखिए जब भी आप फैक्ट्स यूज़ करेंगे ना, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है और उसमें आप आर्टिकल का यदि उल्लेख नहीं करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद का उल्लेख नहीं करते हैं, तो आपका आंसर क्या है? अधूरा है। अधूरा है। कोई भी बात आप कह रहे हैं तो आप उसके प्रमाणीकरण के लिए कोई ना कोई आर्टिकल ज़रूर बताइए। अगर मूल अधिकार की सुरक्षा है तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, ठीक है। जब ये हाई कोर्ट वाला इशू आएगा तो 226 हो जाएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट वाला इशू आएगा तो 32 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से अम्बेडकर जी ने कहा भी था कि संविधान की क्या है? आत्मा है, संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार है। अब देखिए दो धारी तलवार को फिर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया कि दो धारी का मतलब क्या होता है? ये भी है, वो भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए न्यायिक सक्रियता को अगर हम लेते हैं तो ये अच्छा है कि खराब है? पॉजिटिव पॉइंट्स। न्यायिक सक्रियता को यदि हम लेते हैं तो देखिए जनहित याचिकाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि पीआईएल के द्वारा सर्वाधिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया है। संसद को समय समय पर कर्तव्य का ज्ञान कराने वाली भी न्यायपालिका ही है। बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं, वंचित वर्ग के इशू हैं, या फिर अपने देश में कोई ऐसा मामला चल रहा है जिस पर कि कोई भी सभी ने चुप्पी साध ली है। अभी दिल्ली का एक्यू इंडेक्स वाला मामला देखिए, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया कि जब पूरे देश के सबसे बड़ा नेता वहीं पे है, पीएमओ ऑफिस वहीं पे है, और सारे मंत्रिमंडल के कैबिनेट के लोग वहीं पे रहते हैं, और ऐसी जगह पे जो सेंटर ऑफ द आपका क्या नेशन है, तो वहाँ पे एक्यू इंडेक्स इतना अधिक जो है प्रदूषित माहौल है, तो उसको कुछ कम करने के लिए क्यों नहीं कर रहा है प्रशासन? और भ्रष्टाचार के मामले हैं, उस मामले में विरोध अगर करना हो तो भी न्यायपालिका ने बहुत आगे बढ़ के कदम बढ़ाया है, और वो जगह जगह पे इंटरफेयर किया है दोस्तों, ठीक है। लोकतंत्र के सिद्धांतों का जो है जब विक्षरण होता है, विधायी कर्तव्यों में लापरवाही होती है, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए न्यायपालिका सक्रिय हुई है। पर्यावरणीय मामलों के प्रति भी गंभीर जलवायु परिवर्तन व समावेशी विकास पर ध्यान दिया है। एग्जाम्पल मैंने दिया है कि विशाखा बनाम राजस्थान सरकार का मामला, केशवानंद भारती का मामला 1973, दिल्ली में एक्यूआई इंडेक्स बढ़ने पर पराली जलाने का प्रतिषेध, ठीक है। और यहाँ पे संयम वाले में क्या लिखा था कि न्यायिक संयम की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए शक्ति के पृथक्करण का नियम है, तो हमको शक्ति का सीमित प्रयोग करना है, नीति निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करना है। कई बार ना रातों रात ऐसा कोई निर्देश जारी कर देती है न्यायपालिका कि फला क्षेत्रों को तुरंत खाली किया जाए, ठीक है। तो खाली कैसे करेंगे? जब तक उस पर जो उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होगी, कोई और स्थान अगर हम नहीं खोज पाएंगे, तो फिर कैसे तुरंत तात्कालिक हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं? या फिर कभी कुछ ऐसा जारी कर दिया जाता है कि
तत्काल इसका निराकरण किया जाए रातों रात। तो ऐसे में नीति निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो जैसी हमारे पास संसाधन है, व्यवस्था है, उसके हिसाब से कार्यपालिका काम करती है और कानून की व्याख्या ही इसका प्रमुख उद्देश्य है न्यायपालिका का। तो प्रशासन के साथ मतभेद नहीं रखना चाहिए। तो न्यायिक संयम और न्यायिक सक्रियता दोनों का क्या है, बैलेंस है। तो आंसर में आप शुरू में ही लिख सकते हैं कि ये जो है वो न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम दोनों का क्या है, बैलेंस है एक तरीके से। तो दोधारी तलवार के रूप में इसका व्याख्या मैंने करने की कोशिश की है। फिर समग्रता देखिए, कंक्लूजन लिखा है कि समग्रता अगर देखा जाए तो जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका के पृथक्करण पर आधारित है। लेकिन मैंने ये बताया है कि कौन से आर्टिकल में है, ये अनुच्छेद 50 में है। देखिए, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, आप अभी के अभी पॉज करके इसको सर्च कर सकते हैं, आर्टिकल 50। ठीक है। तो परंतु व्यवहार में न्यायपालिका अपने कार्य में आगे निकल जा रही है और विधायिका पिछड़ जा रही है। और कई मामलों में अनुभव नहीं होने पर भी, जैसे कि पर्यावरण, नैतिक, राजनीतिक, ऐसे अनुभव नहीं होने पर भी वो निर्णय दे देती है। अतः इसमें समन्वय की आवश्यकता है। तो 2 पेज का जगह था और उसमें किस तरीके से आंसर को बैलेंस करने की कोशिश किया है मैंने। आप इस अगर कहीं पे आपको यूज़फुल लगे तो इसको कॉपी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीयतावाद, है ना। क्षेत्रीयतावाद पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी ट्रेंड में है, इससे संबंधित विवाद ट्रेंड में है। तो देखिए, स्टार्ट किया मैंने कि भारत जो है बहुभाषी, बहुजाति, बहुसंस्कृति प्रधान देश है। अतः यहाँ पर विविधताओं के अनुसार क्षेत्रीयवाद होना स्वाभाविक है। देखिए फ्रेंड्स, राइटिंग क्यों अच्छी नहीं है? राइटिंग इसलिए नहीं अच्छी है कि ये सारे आंसर्स 3 मिनट में लिखे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टाइम कितना होता है? 3 मिनट। तो 3 मिनट में जैसा डिलीवरी हो सकती है आंसर की, वैसा कोशिश किया है मैंने। पर मे बी कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कहीं कहीं, इसलिए मैं पढ़ भी रही हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। फिर देखिए, कारण क्या है? कारण क्या है? क्षेत्रीय और स्थानीय मामले जो है राष्ट्रीय मामलों से भिन्न होते हैं। आपके गांव का, आपके शहर का, आपके मोहल्ले का जो इशू है, हो सकता है कि वो इशू राष्ट्रीय इशू से काफ़ी अलग हो, है ना। वहाँ की परेशानी अलग हो और देश के जो मामले होते हैं वो अलग होते हैं। कई बार क्या होता है, ये पहला पॉइंट हो गया ना, क्यों आवश्यकता पड़ी क्षेत्रीयतावाद की या क्षेत्रीय दलों की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। फिर क्षेत्रीय हितों की अनदेखी कर दी जाती है। अनदेखी ऐसे कर दी जाती है कि मान लीजिए आपका जो एरिया है वो पहाड़ी है, पठारी है, ठीक है, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे जो इशू है वो वनोपज से रिलेटेड इशू है, या फिर यहाँ पे खनन, अवैध खनन हो रहा है, इससे रिलेटेड इशू है। और एक राजस्थान का एरिया है दोस्तों, ठीक है, एक एरिया जो है वो राजस्थान वाला एरिया है और यहाँ पे इशू दूसरा है, यहाँ मैदानी एरिया है, मरुस्थलीय एरिया है, यहाँ का इशू अलग होगा। ठीक है, तो आपके इनका हित अलग होगा, इनका हित अलग होगा, और ऐसी स्थिति में दोनों को एक ही तराजू में तौलना और उसी के हिसाब से नीति बना देना ये एक हद तक जो है गलत हो जाता है। इसलिए आवश्यकता होती है कि क्षेत्रीय परिस्थितियों के हिसाब से क्षेत्रीय दल जो है उनको मुद्दों को बढ़ाते हैं। फिर करिश्माई व्यक्तित्व वाला कोई क्षेत्रीय नेता उभर जाता है कि मान लीजिए कि कोई स्टेट है ना, और वहाँ से क्या है, एक बहुत ही मतलब एक करिश्माई व्यक्तित्व, मतलब जान रहे हैं, जो सबको अट्रैक्ट कर ले, और मतलब थोड़ा सा बाहुबली टाइप का व्यक्ति क्षेत्रीय नेता बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। फिर राष्ट्र हित में क्षेत्रीय विषय वस्तु की अवहेलना होती है। अक्सर देखा जाता है कि क्षेत्रीय, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, इसकी कई मुद्दों पे अवहेलना हो जाती है, इसलिए भी क्षेत्रीयतावाद का वो होता है। फिर प्रभाव देखिए, प्रभाव मैंने लिखा है कि वोट बैंक की राजनीति, धार्मिक, भाषाई, जातिगत पृथकता, लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तुष्टीकरण की राजनीति स्टार्ट हो जाती है। अगर हर क्षेत्रीय दल को, हर क्षेत्रीय उसको हम अगर सेटिस्फाई करने लगेंगे तो क्या हो जाएगी, तुष्टीकरण की राजनीति। मतलब सबको संतुष्ट कर देना वैसे भी असंभव है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, धार्मिक, भाषाई, जातिगत पृथकता, ये सब क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर आंतरिक सुरक्षा को चुनौती मिल जाती है, उग्रवाद हावी हो जाता है। और भारत चूँकि एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे राष्ट्रीय हित, एकता, अखंडता को बनाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए कहीं ना कहीं जो है हम यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से कारण, प्रभाव, क्षेत्रीयतावाद का एक ही पेज में लिख दिया है मैंने, एक ही पेज में लिख दिया है। इसको और अच्छे से इलाबोरेट करके हम और अच्छा आंसर इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए, अर्ध संघीय संविधान, इसको कहा जाता है क्वासी फेडरल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले मैंने देखिए, केसी वेयर का नाम आप लोग याद कर लीजिए, आज ही याद कर लीजिए। ठीक है, केसी वेयर जो है वही अर्धसंघीय संविधान को लेके आए थे। तो भारतीय संविधान क्या है, अपनी प्रकृति में अर्धसंघीय है। तो अर्धसंघीय भारत में संघवाद एक द्वैध सरकार प्रणाली है, जिसमें कि केंद्र और अन्य राज्य जो है वो मिलकर के कार्य करते हैं। फिर देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, संघवाद का एग्जाम्पल दिया है, और अर्धसंघीय कैसे है वो बताया है। तो संघवाद कैसे है, मतलब यूनियन क्या है, प्रभावशाली है यूनियन। तो कैसे है, क्योंकि एकल संविधान है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ही है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी से सारे राज्य, सारा मतलब स्टेट वो पूरा फॉलो कर रहा है उसको। फिर शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, 3
एक तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में शक्तियों का विभाजन है। उसी तरह से स्टेट और सेंटर और समवर्ती, है ना, ऐसे भी शक्तियों का विभाजन है। फिर संशोधन संभव है, कोई भी अगर लगता है कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है तो वो हो सकता है। एकीकृत न्यायपालिका है और एकल नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ की नागरिकता अलग है और भारत की नागरिकता अलग है, ठीक है। आपको पूरे एक ही एकल नागरिकता प्राप्त है। और एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, है ना, मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में, नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में। तो एकीकृत न्यायपालिका, ये संघवाद के लक्षण है। फिर देखिए अर्धसंघीय कैसे हुआ, इसमें क्या है, राज्यपाल का पद है, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल हो गया, और केंद्र ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। केंद्र को क्या किया गया है, स्टेट से ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है कि हमारा संविधान समय व परिस्थिति के अनुसार एकात्मक व संघात्मक दोनों होगा। भारत के संघीय लोकतंत्र में व्याप्त खामियों ने गंभीरतापूर्वक संरचनात्मक सुधार की ओर से ध्यानाकर्षण किया है, ऐसा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है ना कि यहाँ पे आंसर टू द पॉइंट ना हो, या फिर हो सकता है कि कहीं कहीं पे प्रॉब्लम भी हो, ठीक है। लेकिन आपको अपने अनुसार मतलब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत में कृषि सब्सिडी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दो तरह की सब्सिडी है, प्रत्यक्ष सब्सिडी और अप्रत्यक्ष, मतलब कि डायरेक्ट है एक, और एक क्या है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट कैसे है, जैसे कि इनपुट सब्सिडी है, उर्वरक में बीजों में सब्सिडी दी जाती है। क्रेडिट सब्सिडी है, नाबार्ड कम ब्याज पर ऋण देता है। सिंचाई सब्सिडी है, जैसे कि बुनियादी ढांचों का रखरखाव, ठीक है, इस तरीके का जो है डायरेक्ट सब्सिडी है। और क्या क्या है, मशीनरी सब्सिडी है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह खरीदने पे छूट मिलती है। बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। तो जो डायरेक्ट आपको हेल्प कर रहा है वो डायरेक्ट हो गया। और अप्रत्यक्ष में क्या है, देखिए आपके पास फसल की पैदावार हो गई है तो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हम खरीदने को तैयार हैं, शासन खरीदने को तैयार है। तो खरीदी मूल्य पर स्थिरता प्रदान करना, ये अप्रत्यक्ष सब्सिडी हो गई। परिवहन की सब्सिडी है, फसल परिवहन में आपको कुछ छूट मिल रही है, सब्सिडाइज रेट में आप उसको परिवहन कर सकते हैं। फिर फसल बीमा योजना है, भंडारण और वेयर हाउसिंग में भी आपको सुविधा दी जा रही है। तो फसल को नुकसान को रोकने के लिए इस तरीके की जो है स्टेप्स। इसी में एक पॉइंट आता है दोस्तों, WTO और भारत का मुद्दा, ठीक है। WTO और भारत का मुद्दा, WTO क्या कहता है, WTO कहता है मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि भारत की जो स्वीकार्य सब्सिडी सीमा है उस पर चिंता व्यक्त करती है। उसको हमारे द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है ना वो उसको पसंद नहीं है, ठीक है। मार्केट को ओपन करने की बात करता है ये। भारत WTO नियम उल्लंघन उत्पादक मूल्य का 10% से अधिक सहयोग करता है, ठीक है। जुर्माने से बचने के लिए पीस क्लॉज का प्रयोग करता है। वैश्विक व्यापार पर कृत्रिम रूप से लागत को कम कर देता है और अत्यधिक सब्सिडी देता है। इन सभी चीज़ों से WTO को दिक्कत है। WTO को इसलिए दिक्कत है कि भारत अपने कृषकों को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने यहाँ के उत्पादन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और मार्केट के लिए ओपन नहीं छोड़ता है। तो WTO का मुद्दा कभी कभी एग्जाम में आता है कि हमारी कृषि और सब्सिडी को लेकर के WTO कैसे इंटरफेयर करता है। तो निर्यात सब्सिडी पर प्रतिबंध भारतीय कृषि निर्यात के लिए एक चुनौती है। अतः WTO के नियमों का पालन करते हुए किसानों को समर्थन देने के लिए सब्सिडी को संतुलित करना, कृषि की स्थिरता और निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को संबंधों को बनाए रखना आवश्यक है। तो हमको क्या करना है, निष्पक्ष रूप से सम्मिलित होना है, सब्सिडी को भी लेके चलना है और मार्केट को भी थोड़ा ओपन करके बीच का रास्ता हम लोग को दोस्तों निकाल के इसमें हम समाधान निकाल। तो इस तरीके से ये मैंने कोशिश किया 2-3 पॉइंट आपको कराने के। ये हमारा TMT सीरीज़, मतलब कि 10 मिनट टॉपिक। तो कोई भी टॉपिक लेकर के उसमें आंसर कैसे लिखा जाएगा या फिर पढ़ाने की कोशिश रहेगी मेरी। और वो 3 मिनट वाला मुझसे नहीं हो पा रहा था, 3 मिनट में काफ़ी कम पड़ रहा था दोस्तों, इसलिए मैंने इसको 10 मिनट कर दिया है। अगर आपकी ये किसी काम आ सके, हैंड राइटिंग को इग्नोर करिएगा, हैंड राइटिंग को इग्नोर करिएगा, क्योंकि देखिए ना किसी चीज़ को लिखना मतलब कि ना बहुत फास्ट प्रैक्टिस करने के लिए 3 मिनट 4 मिनट में एक आंसर हम लिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत फास्ट हो जाता है और राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन पाती है और बहुत सजा सजा के नोट्स बनाने का समय रहता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जो आपको समझ में आ पा रहा है काम की चीज़, मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि आपको समझने लायक हैंड राइटिंग में लिखूँ। इसके अलावा आंसर्स मैंने बहुत फास्ट लिखे हैं और अगर इससे आप लोगों को कोई बेनिफिट मिलता है तो आप बताइएगा। अगर नहीं मिलता है तो भी बिल्कुल निसंकोच कमेंट करिएगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है मैम, कुछ और पढ़ाइए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने का। अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।